Realme 3 Pro नाम से किसने ज्वाइन किया है? ये डार्क गेमिंग कौन आना चाह रहा है? Realme 3 Pro बेटा अपने नाम से ज्वाइन कीजिए, मैं आपको रिमूव कर दूंगा अभी। आप एग्जिट होके अपने नाम से ज्वाइन कीजिए फिर से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Realme 3 Pro बेटा आप गए नहीं अपने नाम से ज्वाइन करने के लिए? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लाइट ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल तक जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे थे वो टॉपिक्स विवेक कुमार सिंह ये मोबाइल के नाम से आया होगा या एक कोई गेमर करके लिख के आया है, वो दोनों मैंने ब्लॉक किए हैं। बताने के बाद भी वो उन्होंने अपना नाम चेंज करके नहीं आए थे। ठीक है, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब वो या तो किसी और फ्रेंड के मोबाइल से ज्वाइन करें अपने रियल नेम से। मैंने ब्लॉक करने से पहले बता दिया है। सत्यम विवेक को बता दीजिएगा। चलो अभी वॉल्यूम ठीक आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए अभी तक जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड थे और बेसिकली ये सारे टॉपिक हम लोगों ने 12th में ऑलरेडी पढ़े हुए भी हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन से रिलेटेड है और 12th में हम लोगों में से कुछ लोग थर्मोडायनेमिक फंक्शंस अलग से पढ़ के आए हैं। ठीक है, लेकिन उन थर्मोडायनेमिक फंक्शंस का रिलेशनशिप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ हम में से किसी ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, नया टॉपिक है, लास्ट ईयर ही सेमेस्टर एग्जाम में ऐड हुआ है, हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में लगभग हर सेमेस्टर एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो
बहुत ज्यादा मुश्किल पार्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर हम केवल फॉर्मूला याद कर लें तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अभी वॉइस क्लियर आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो हैं ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को भी हमने पढ़ा हुआ है। और थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को भी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ क्या है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी हमें उन दोनों के बीच रिलेशनशिप निकालना है। तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, सेम ऐसे ही थर्मोडायनेमिक फंक्शंस और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच रिलेशनशिप निकालने से पहले, ईएमएफ और थर्मोडायनेमिक फंक्शंस के बीच रिलेशनशिप निकालने से पहले हमें कुछ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की डेफिनेशन समझनी होगी। तो जो टर्म हमें यूज करनी है यहाँ वो है जैसे एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी इज द सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर विच इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। यानी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं, तो वो थर्मल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है जो वर्क करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिंह साहब नाम से किसने ज्वाइन किया है? अपने नाम से ज्वाइन कीजिए। सिंह साहब अपने नाम से ज्वाइन कीजिए। कौन है आप? बताइए, आपका माइक अनम्यूट है। चलिए, तो एंट्रोपी की मैं बात कर रहा था। एंट्रोपी हम बोलते हैं किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो किसी एक यूनिट टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उस टेम्परेचर पे कितनी हीट एनर्जी वो होगी सिस्टम के अंदर जो वर्क में कन्वर्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं होती है। इसे आप ऐसे मान के चल सकते हैं जैसे कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा काइनेटिक्स के अंदर कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट ज्यादा एनर्जी वाला होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला जाता है। अब जब वो कन्वर्जन होता है तो उस कन्वर्जन में कुछ वर्क भी होता है। ठीक है, वो वर्क कैसे हो सकता है वो हम अभी कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एंट्रोपी वो एनर्जी है, एक तरह से कहें वो इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम के अंदर जिसे हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्यू को हम हीट एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं और टी वो टेम्परेचर है जिसपे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमें जो रिलेशनशिप पढ़ना है वो एंट्रोपी का पढ़ना है। दूसरा टर्म है एंथैल्पी। एंथैल्पी वो हीट एनर्जी है, टोटल हीट एनर्जी सिस्टम की। ठीक है, उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक टर्म और बताऊंगा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो दोनों के अंदर माइनर सा डिफरेंस है। तो एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी है टोटल हीट एनर्जी, टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, जिसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो भी आता है, प्लस जो वर्क डन ऑन द सिस्टम वो भी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो एंथैल्पी क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इंटरनल एनर्जी अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस वर्क डन, जितना वर्क इसके ऊपर किया गया है बाहर से वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो एंथैल्पी क्या है? टोटल हीट एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, जिसके अंदर सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी थी वो भी काउंट होती है, प्लस जो एक्स्ट्रा बाहर से वर्क उसके ऊपर किया गया है, वर्क डन ऑफ द सिस्टम, वो भी काउंट होता है।
अब वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा था कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि मान लीजिए अगर हम कोई भी एक रिएक्शन करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिंक से मैंने रिएक्शन कराया HCl का, ठीक है, 2 मोल ऑफ HCl यूज होंगे, तो यहाँ पे H2 गैस बनेगी। ठीक, अब ये जो H2 गैस है, ये अगर हम इस रिएक्शन को एक रूम के अंदर बीकर के अंदर रख के करा रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसे रिएक्शन को एक बीकर में रख के करा रहे हैं तो गैस जो है वो ऐसे ही इवॉल्व हो जाएगी, और वो इवॉल्व होते समय क्या करेगी, जो एटमॉस्फेयर में हमारे एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन तो काफी लाइट वेट होती है, तो पहले तो क्या करेगी, ऐसे बबल्स की फॉर्म में लिक्विड में से बाहर आएगी, और फिर उसके बाद उन एयर के मॉलिक्यूल को हटाते हुए ऊपर चली जाएगी। तो वर्क डन कौन कर रहा है, वो हाइड्रोजन गैस कर रहा है। अब अगर यही हाइड्रोजन गैस का ये जो रिएक्शन है, ये हम एक इस तरह से फ्रिक्शनलेस पिस्टन के अंदर करें जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और बाहर से उसके ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है, लेकिन ये जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक, तो कितना वर्क होगा उसे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना फोर्स हम लगा रहे हैं उसके ऊपर और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इस तरह से फोर्स का डेफिनेशन बनेगा प्रेशर इनटू एरिया। तो वर्क क्या हो गया, P इंटू ए इंटू एस, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम। यानी आप ये देखिए कि ये इस एरिया का था, अब जैसे ही ये गैस एक्सपेंड हुआ इस ब्लॉक के अंदर, तो इसने इस एरिया के पिस्टन को इतना डिस्प्लेस करा दिया, यानी इतना मूवमेंट इसने करा दिया। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या निकलेगा, वॉल्यूम। तो इसलिए जो वर्क है, वर्क डन जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है H इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, तो U क्या था, इंटरनल एनर्जी, जिसे हम अभी पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। यानी अगर बाहर से हमने सिस्टम के ऊपर कुछ काम किया हुआ है, कुछ वर्क किया हुआ है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। तो अभी जो मैंने समझाया है ये केवल वर्क की डेफिनेशन बताई है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो अभी ये वर्क किससे हो रहा था, अभी जो ये वर्क हो रहा है इट इज थ्रू द सिस्टम। अभी ये वर्क किसके थ्रू हो रहा था, सिस्टम के थ्रू हो रहा था, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर Zn को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया तो इस सिस्टम से हाइड्रोजन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस ने वर्क किया। ठीक है, तो अब जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, उसके अंदर ये वर्क डन जब हो गया है, ठीक है, जब ये वर्क डन हो गया है तो इतनी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन्हें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में आप डिफरेंस समझेंगे। इंटरनल एनर्जी है टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी सिस्टम के अंदर एक तो इंटरनल एनर्जी जो पहले से प्रेजेंट है, प्लस अगर हमने उसके ऊपर बाहर से कोई प्रेशर या वॉल्यूम लगा के, प्रेशर एंड वॉल्यूम का सम को हम जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं, वर्क। बाहर से भी हमने कुछ वर्क किया हुआ है और कुछ उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी है, तो उस टोटल एनर्जी को हम नाम दे रहे हैं एंथैल्पी का। ठीक है, जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। अब अगर हम बात करें टोटल इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन ए सिस्टम। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम के अंदर, मान लीजिए ये सिस्टम था, तो इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी इस वर्क करने की वजह से वो कम भी हो गई है। ठीक है, तो इसलिए हमने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन बताई, कितनी हीट सप्लाई की माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे क्या था, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम।
अब क्योंकि इस वर्क को करने में इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसलिए इसके आगे हमने माइनस साइन लगाया है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या है? टोटल हीट एनर्जी जो सप्लाई की माइनस उसमें से जो वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद जो बची हुई एनर्जी रह गई वो है हमारी इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी है टोटल हीट एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, जिस एनर्जी के अंदर अगर हम कुछ इंटरनल एनर्जी पहले से है और कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके उस सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा एनर्जी भी उसके अंदर दे देते हैं, तो उन दोनों का सम जो है वो एंथैल्पी कहलाता है। इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम के अंदर अभी जो एनर्जी बची हुई है वो इंटरनल एनर्जी है। एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी प्लस उस सिस्टम के ऊपर बाहर से कुछ वर्क करने के द्वारा जो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और बन जाती है उस सिस्टम के अंदर, उस टोटल एनर्जी को हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो रही होंगी। दोनों के अंदर एनर्जी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो सभी जगह पे जहां भी मैं एनर्जी वर्ड यूज कर रहा हूं उसकी जगह पे आप थर्मल एनर्जी उसे कंसीडर करेंगे। तो जहां भी हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, दोनों के अंदर एनर्जी थी, लेकिन इस एनर्जी के अंदर जो वर्क डन इस सिस्टम ने कर दिया वो एनर्जी हमारी कम हो जाएगी। जितनी हीट एनर्जी सप्लाई की उसमें से कुछ वर्क करने में कंज्यूम हो गई, तो अब जो बची हुई एनर्जी रह गई है वो इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, अब इस इंटरनल एनर्जी वाले सिस्टम पे हमने बाहर से कुछ वर्क कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया, उसकी वजह से इसकी एनर्जी कुछ और बढ़ जाएगी। तो उन दोनों के सम को, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम, इन दोनों के सम को हम एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज क्लियर हो रही हैं, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी है वो थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स ने, डब्ल्यू.जे. गिब्स ने ये टर्म दी थी और इन्होंने बताया कि ये वो एनर्जी है किसी भी सिस्टम के अंदर विच इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बात की कि वो एनर्जी जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की वो एनर्जी उस सिस्टम की जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। हो सकता है उसके अंदर 1000 कैलोरी की 1000 जूल की एनर्जी हो, लेकिन वो पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। 1000 कैलोरी की एनर्जी है लेकिन वो पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो गिब्स फ्री एनर्जी को बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने H निकाला था। H क्या था हमारा? H था टोटल इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी प्लस बाहर से वर्क डन की वजह से जो बन रही थी उसे हमने एंथैल्पी नाम दिया था। अब ये TS क्या है? TS क्या है? देखिए, अगर हम यहाँ पे वो हीट एनर्जी निकालें जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, तो Q क्या हो जाएगा? T इंटू S। इस रिलेशन से अगर हम निकालें तो आप देखिए ये तो टोटल हीट एनर्जी हो गई, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन की वजह से जो टोटल हीट है सिस्टम के अंदर वो हो गई। अब इसमें से वो एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो हीट एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो है एंट्रोपी। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? H माइनस TS। अब H जो है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी U प्लस PV, तो H की जगह पे हमने U प्लस PV रख दिया। तो इंटरनल फ्री एनर्जी का जो रिलेशन है वो निकल के आया G इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इतना ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आपसे पूछ लिया जाए या कभी आपको लगे कि मुझे आंसर करना पड़ सकता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी में क्या था? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर था। यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है, तो दोनों लगभग सेम है। शुभम, नोट्स मैंने ऑलरेडी आपके गूगल क्लासरूम में डाले हुए हैं। ठीक है, मॉड्यूल वाइज आप खोल के देखेंगे, नोट्स सारे दिए हुए हैं। ठीक है, अभी आप केवल समझने पे फोकस कीजिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात है। बाकी थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हमने पहले पढ़े हुए भी हैं, लेकिन एक बार रिवाइज में आपको करा देता हूँ। तो गिब्स फ्री एनर्जी में कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर था।
हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है। अब देखिए कुछ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिए गए थे, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आप सबको याद आ रहा होगा, फर्स्ट लॉ सबसे पहले दिया गया था, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड लॉ आया। लेकिन जब जीरो लॉ दिया गया तो उसके बारे में पता चला कि ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, और इसके बिना तो थर्मोडायनेमिक्स चल ही नहीं सकती। तो इसकी ये जरूरत आन पड़ी कि हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से पहले इसको समझना चाहिए, क्योंकि ये लॉ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस लॉ का नाम जीरोथ लॉ दिया गया, लेकिन इसका नंबर जो था वो फोर्थ नंबर पे लॉ आया था। तो सबसे पहले जीरोथ लॉ को ही कंसीडर कर लेते हैं। जीरोथ लॉ जो है ये 1935 में दिया गया था। अब इस लॉ के अंदर कहा, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मान लीजिए ए, बी और सी, ये तीन सिस्टम है। अब मैंने कहा कि ए जो है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ए जो है वो सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बी और सी जो है ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ए, बी और सी तीन जगह पे अलग अलग हमने पानी रखा हुआ है, पानी के ग्लास रखे हुए हैं, और उन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अगर एक में ज्यादा टेम्परेचर का पानी है, दूसरे में कम टेम्परेचर का पानी है, तीसरे में और ठंडा पानी है, तो अगर हम उन्हें ऐसे ही रखा छोड़ दें तो कुछ टाइम में इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे, और उस इक्विलिब्रियम में आने के बाद ए, बी और सी तीनों के अंदर पानी का टेम्परेचर सेम होगा। अब इस जीरोथ लॉ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है, जिससे आप इसे रिलेट कर पाएंगे। आप लोगों ने थर्मोमीटर यूज किया होगा। जब अपने बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं तो हम लोग थर्मोमीटर को यूज करते हैं, और थर्मोमीटर यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मुंह में थर्मोमीटर होल्ड करते हैं। अब उस थर्मोमीटर के अंदर कौन कौन से सिस्टम है, देखिए, एक तो मुंह, एक सिस्टम हो गया मुंह का हो गया, दूसरा सिस्टम हो गया थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी भरा हुआ है या डाइड अल्कोहल जो उसके अंदर भरा हुआ है, वो एक सिस्टम हो गया। तीसरा सिस्टम है ग्लास का, यानी ये कांच जिसके अंदर वो भरा हुआ है, जो थर्मोमीटर के अंदर का मटेरियल है वो जिस कांच के अंदर भरा हुआ है, वो तीसरा सिस्टम है। अब जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है और थर्मोमीटर का टेम्परेचर कम होता है, तो धीरे धीरे उस हीट से, जो आपके मुंह की हीट है, उस हीट से वो जो लिक्विड है, मरकरी है, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो एक्सपेंड होने की वजह से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी आपको टेम्परेचर की वैल्यू ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब जिस समय पे वो टेम्परेचर बिल्कुल रुक जाता है, बढ़ना रुक जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कांच का ग्लास जो है, ठीक है, जिसके अंदर वो थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, अब ये ग्लास जो है ये आपके मुंह के कांटेक्ट में था। मुंह यानी बी आपका माउथ हो गया, ए ग्लास हो गया, और सी क्या है, मरकरी। तो जब आपका टेम्परेचर बढ़ना, जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया है, जो मरकरी का राइज होना बंद हो गया है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, इसका जो इक्विलिब्रियम है वो इस बी के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो गया। जब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं थे तब तक थर्मोमीटर ने अपना टेम्परेचर बढ़ाते हुए जा रहा था, लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम में आ गया तो ए जो है वो बी के साथ भी इक्विलिब्रियम में है और सी के साथ भी इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी। जबकि हम अगर देखें थर्मोमीटर में, हमारा मुंह डायरेक्टली मरकरी के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो भी टेम्परेचर मेजर होता है वहां थर्मोमीटर में, उसे ही एग्जैक्ट टेम्परेचर मान लेते हैं, क्योंकि उस समय पे हमारा मुंह उस थर्मोमीटर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है। हाँ जी, थर्मोमीटर का टेम्परेचर तब तक चेंज होता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आता है। तो मैं केवल यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब देखिए थर्मोमीटर में तीन चीजें थी, एक तो आपका मुंह था, ठीक है, ए, दूसरा ग्लास था, और तीसरा था आपका मरकरी, ठीक है। अब इन तीनों में जब तक इक्विलिब्रियम नहीं था तब तक तो मरकरी ऊपर बढ़ता रहा, लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम आ गया तो वो ऊपर बढ़ना बंद हो गया। तो अगर मैं ऐसे मानूं, ए मुंह है, बी ग्लास है, सी मरकरी है, तो अगर ए और बी के बीच इक्विलिब्रियम आ गया है
B और C के बीच इक्विलिब्रियम आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, A और C दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे, यानी आपके मुंह का टेम्परेचर और थर्मोमीटर का टेम्परेचर दोनों इक्वल हो गया होगा। तो इस तरह से आप जीरोथ लॉ को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ सिंपल था, एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, यानी जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डेस्ट्रॉय हो सकती है। रुडोल्फ क्लासियस ने दिया था ये लॉ 1850 में। तो नॉर्मल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस W, कितना हीट सप्लाई किया और कितना वर्क डन हो गया उसके इक्वल हीट एनर्जी होगी। जितनी हीट सप्लाई करेंगे वो या तो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी या इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ 1854 में रुडोल्फ क्लासियस ने ही दिया था, कार्नट साइकिल के ऊपर बेस्ड था। तो इन्होंने कहा कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नेचुरल प्रोसेस जो हैं दे आर स्पॉन्टेनियस। नेचुरल प्रोसेसेस जितने भी होंगे वो सभी स्पॉन्टेनियस होते हैं। कब? जब वो इंक्रीज इन डिसऑर्डरनेस या एंट्रोपी में इंक्रीज कराएं, ठीक है। एंट्रोपी को हम डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस भी बोल सकते हैं। तो इस लॉ ने कहा कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम या नेचुरल प्रोसेस तब तक स्पॉन्टेनियस होता है जब तक कि वहां पे डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ती नहीं जाती है। डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस का मतलब है कि उसका मटेरियल का डेट्रियोशन होना या जो भी उसके अंदर अभी तक एक रेगुलरिटी थी वो रेगुलरिटी इरेगुलरिटी में इंक्रीज होती हुई चली जाती है। तो ऐसा सेकंड लॉ कहता है जिसके अंदर एंट्रोपी में इंक्रीज होगा। एंट्रोपी क्या था? S की वैल्यू, ठीक है। तो S क्या है? Q अपॉन T। थर्ड लॉ जो था वो 1935 में आया। तो 1935 में ये मेजर किया गया, ये फाइंड आउट किया गया कि अगर एक परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है, अगर एक परफेक्ट क्रिस्टल है तो उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाएगी जब हम उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो कर दें। एब्सोल्यूट जीरो है 273.13 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 बोलते हैं, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 केल्विन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये वैल्यू 273.13 केल्विन है, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 273.13 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब ये टेम्परेचर बिल्कुल जीरो हो जाता है, एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है, तो उस टाइम पे किसी भी क्रिस्टल की एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। तो हमारे मतलब का अभी तक जो डिस्कशन हमारा हुआ है उसके अंदर केवल हमें समझना था एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, क्योंकि इन्हीं के बीच रिलेशनशिप हमें निकालना है। तो अब हमें पहला रिलेशन निकालना है। ये जो पार्ट है ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। अभी तक जो था वो इंट्रोडक्शन था थर्मोडायनेमिक्स का, अब ये पार्ट आपके सिलेबस में रहेगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल के बीच हमें रिलेशन निकालना है। अब मैंने आपको बताया था डेल जी इक्वल टू माइनस NFE। नेक्स्ट इक्वेशन जब हम कर रहे थे तो मैंने बताया था कि रिलेशन हम लोग आगे डिराइव भी करेंगे। तो इसके लिए अब अगर हम वर्क डन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन को अगर हम निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा? Q इंटू E। Q क्या है? कितना करंट बना, ठीक है। ये Q हीट वाला नहीं है, वो Q स्मॉल था, ये हीट Q जो है वो कैपिटल हो गया है, इंटू EMF ऑफ सेल, यानी कितना करंट प्रोड्यूस हुआ इंटू कितना EMF उसके ऊपर जनरेट हुआ था। तो उससे हमारा वर्क डन या कहें वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो निकल के आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे कितना करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू होती है N इंटू F। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन। किसी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो N की वैल्यू जो हम निकालते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो वही N है। फैराडे कांस्टेंट F क्या है? द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलॉम। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 96500 कूलॉम। तो एक्चुअल में कितना करंट प्रोड्यूस हुआ? N इंटू F, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट प्रोड्यूस निकल के आ जाएगा। तो वर्क डन कितना हो गया? NFE, ठीक है। NF एंड E यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए।
अब ये जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, ये वर्क डन किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि इंटरनल फ्री एनर्जी जो थी, आपको याद आ रहा होगा, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर क्या था? द इंटरनल एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जी की वैल्यू हो जाएगी ये। अब जी जो है इंटरनल फ्री एनर्जी, वो कम होती हुई जा रही है, तभी तो ये वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी, ठीक है, डिक्रीज इन इंटरनल फ्री एनर्जी, ठीक है। तो गिब्स ने कहा कि जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ये बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी ही हुई है, तो उसके आगे माइनस साइन लगा दिया। अब अगर मैं इस माइनस साइन को इधर लेके जाऊंगा तो डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूं, स्टैंडर्ड कंडीशन मींस 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम केल्विन में लेंगे, ठीक है। याद रखेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, जब भी हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, सभी के अंदर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही यूज करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब 298 केल्विन होगा तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो उस समय पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, और उस समय पे जो इंटरनल फ्री एनर्जी है उसे स्टैंडर्ड इंटरनल फ्री एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, और यही रिलेशनशिप हमें ड्राइव करना है और इसी को हम एग्जाम में यूज भी करते हैं। अब देखिए, अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो ई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, याद रखिए, किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी का नेगेटिव होना जरूरी है। कोई भी रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव हो। एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। डेल जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और अगर डेल जी की वैल्यू 0 है तो ई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और इस कंडीशन में रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। तो पहला रिलेशनशिप हमारा आ गया है डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो ये रिलेशनशिप था गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल के बीच। दूसरा है एंथैल्पी और ईएमएफ के बीच रिलेशनशिप। तो ये रिलेशन हम लोगों ने पहले पढ़ ही लिया है, डेल जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये रिलेशन हम लोगों ने लिखा था जब गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। तो इस रिलेशनशिप को हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में रखते हैं। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, यहीं से आगे हम इसे ड्राइव करते हुए गए। तो ये डेरिवेशन हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना लंबा हमें डेरिवेशन नहीं दिखाना है, लेकिन इसके लास्ट में क्या आ रहा है वो पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट को हम सीधे यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। तो वहां से आ रहा था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में, इसे अगर हमने अप्लाई किया एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल जी इक्वल टू डेल एच प्लस टी डी डेल जी अपॉन डी टी, आगे कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो जहां पे डेल एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब डेल जी की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाली हुई है, अभी पिछले इक्वेशन में डेल जी की वैल्यू निकाली थी माइनस एन एफ ई। तो यहाँ पे डेल जी है तो उसकी जगह पे माइनस एन एफ ई लिख दिया, यहाँ पे डेल जी है यहाँ पे माइनस एन एफ ई लिख दिया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये माइनस एन एफ ई यहाँ रह गया, और ये जो माइनस एन एफ है इसे हम बाहर लेके आ गए, इस ब्रैकेट से बाहर आ गए, तो अंदर डी ई आ गया अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया। अब पूरी इक्वेशन को जब माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे तो ये रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो पीछे वाली टर्म है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बताता है, चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद
टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी मटेरियल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में टेम्परेचर चेंज होने का क्या इफेक्ट होगा उसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका पूरा नाम इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। DE अपॉन DT ब्रैकेट के बाहर P, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ बात करता D डेल G अपॉन DT ब्रैकेट के बाहर P, तो ये होता टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ चेंज इन इंटरनल फ्री एनर्जी। ठीक है, ये भी टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये भी टेम्परेचर कोफिशिएंट है और ये भी टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये है चेंज इन इंटरनल फ्री एनर्जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी का ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहां से आप रिलेशन निकाल रहे हैं, E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया और H एंथैल्पी आ गई, तो उन दोनों के बीच ये रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब दो रिलेशनशिप निकल के आ गए, एक रिलेशनशिप यहां से आ गया है, ठीक है, एक निकल के आ गया है डेल जी इक्वल टू माइनस NFE। तीसरा रिलेशनशिप है हमारा एंट्रोपी और EMF के बीच में, एंट्रोपी एंड EMF। तो यहाँ पे आप देख रहे थे ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, और अभी हमने पुराना जो रिलेशनशिप निकाला था, अभी पुरानी इक्वेशन को अगर हम देख कर आए तो यहाँ की इस इक्वेशन को अगर हम देखें 7 और 8 को अगर हम कंपेयर कर लें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इन इक्वेशन को, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस NF T और टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल E अपॉन डेल T। ठीक है, यही रिलेशनशिप लिख सकते हैं हम इसे इस तरह से, ब्रैकेट के बाहर P, यानी ये वाला जो रिलेशनशिप है इसमें मैंने केवल क्या किया, डेल G यहाँ पे लिख दिया है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस NF T डेल E अपॉन डेल T ब्रैकेट के बाहर P। तो यहीं पे मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, यहां से अगर हम कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, ये वाला और ये वाला, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, एक बार मैं सबको डिलीट कर देता हूं पूरी इंक को। ठीक है, अब देखिए ये मैंने कर दिया है डेल जी, इसकी जगह पे डेल जी लिख सकता हूं। अब इनको अगर इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये दोनों सेम है, ये भी सेम है। अब यहाँ पे माइनस टी भी अगर आ गया, ठीक है, ये माइनस टी भी मैंने काउंट कर लिया माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन भी हट गया। तो अब यहाँ से डेल एस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, NF डेल E अपॉन डेल T और P, यानी ये क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल्टा S की, यानी एंट्रोपी की। ठीक है, तो वहीं से हमने ऐसे ही कंपेयर किया, तो यहां से जब कंपेयर किया तो वहां से डेल एस की वैल्यू निकल के आ गई ये। ठीक है, तो अब हम एक बार जरा तीनों रिलेशनशिप को देख लेते हैं, तीनों फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि चाहे आपको डेरिवेशन याद हो या ना हो, ये फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। तो डेल जी इक्वल टू माइनस NFE, जो इंटरनल फ्री एनर्जी है उसका यूनिट जूल रहेगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप को अगर हम इतने बड़े रिलेशनशिप को याद नहीं रख पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेल एच इक्वल टू डेल जी प्लस टी डेल एस, ये रिलेशनशिप याद कर लेंगे। ठीक है, डेल एच के लिए। ठीक है, और तीसरा है डेल एस इक्वल टू NF डेल E अपॉन डेल T ब्रैकेट में बाहर P। ठीक है, इसका यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक, तो ये तीन रिलेशनशिप हमें याद रखने हैं, इन तीनों रिलेशनशिप के बेसिस पर ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये तीन न्यूमेरिकल मेरे सामने लिखे हुए हैं, इन तीनों न्यूमेरिकल को वन बाय वन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक सेल लिख के दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये इमेजिन करना है इसमें n की वैल्यू क्या होगी, इस सेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, CD से CD +2 बन रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। आगे हम लिखेंगे
हाँ वेरी गुड अस्मित, 2 इलेक्ट्रॉन 2 होगा n की वैल्यू। Hg प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Hg, लेकिन इलेक्ट्रॉन का इक्वल करने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो n की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो अब हमें इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दिया हुआ है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ईएमएफ लिख के दिया हुआ है। अब हमें इसमें डेल जी, डेल एस और डेल एच की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार देखते हैं। तो डेल जी निकालने के लिए माइनस एन एफ ई, एन की वैल्यू 2 थी, एफ की वैल्यू फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम इनटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.018, यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ से जूल में वैल्यू आ जाएगी डेल जी की। आगे है डेल एस, तो डेल एस निकालने के लिए एन एफ और टेम्परेचर कोफिशिएंट था ये। ठीक है, तो एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 96500 कूलम और टेम्परेचर कोफिशिएंट ये गिवन है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर आ गया जूल पर केल्विन। अगर मोल में वैल्यू दी होती है तो जूल पर केल्विन पर मोल। डेल एच की वैल्यू, डेल एच की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखूंगा जी, डेल एच इक्वल टू डेल जी प्लस टी डेल्टा एस। ठीक है, जो मैं रिलेशनशिप यूज कर रहा हूं एच इक्वल टू डेल जी प्लस टी डेल्टा एस, इस रिलेशनशिप में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा। जी की वैल्यू यहां से रखूंगा। ठीक है, टी की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 293, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 293 रख दूंगा। एस की वैल्यू यहां से निकल के आ चुका है, उसको मैं पुट कर दूंगा, तो भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चाहे मैं इसे पूरा रिलेशनशिप रख के उसमें वैल्यू पुट करूं, चाहे मैं सीधे ये वैल्यू यहाँ से ऊपर निकली हुई है हमारी डी डेल्टा एस की वैल्यू निकली हुई है, डेल्टा जी की वैल्यू निकली हुई है, तो उससे भी मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। तो डेल एच इक्वल टू डेल जी प्लस टी डेल एस, इस रिलेशनशिप से भी मैं निकाल सकता हूँ। दूसरा न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, लगभग सेम ही न्यूमेरिकल होगा। तो इसके अंदर भी टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो पहले तो आपको इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ भी आपकी जो एन की वैल्यू है वो 2 ही आएगी, क्योंकि CD से CD Cl2 बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है, डेल जी, डेल एस और डेल एच की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एन की वैल्यू 2 आ गई, डेल जी डेल एस निकाल लिया, फिर डेल एच निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं। आप इन 3 न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये न्यूमेरिकल करके देख लीजिएगा। और साथ ही साथ ये 2 न्यूमेरिकल सेमेस्टर एग्जाम में आ चुके हैं, आपके 2 सेमेस्टर एग्जाम में ये दोनों न्यूमेरिकल आए हैं। तो टोटल मिला के 5 न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे ये 2 न्यूमेरिकल और हैं, टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें बैटरीज केवल इस मॉड्यूल के अंदर बचा हुआ रह गया है, यानी इस चैप्टर के अंदर केवल बैटरीज बचा हुआ है, और कोरोजन का कुछ पार्ट ECB में रह गया है, और ECC में तो पूरा ही कोरोजन चैप्टर रह गया है। उसके बाद ये मॉड्यूल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ सुचित बोलिए, क्या कह रहे हो सुचित? बोलिए। सर कुछ नहीं, गलती से हो गया, ठीक है, गलती से क्लिक हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो कल फिर वापस मिलते हैं आगे बैटरीज पर।